मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है केपी का दशा फल सिद्धांत क्या है। केपी दशा रिजल्ट थियरी एक्सप्लेन्ड, विंशोत्तरी दशा ही क्यों। जी अमित, केपी में फलादेश घटनाओं के समय का भविष्य विंशोत्तरी दशा से ही बताया जाता है और विंशोत्तरी दशा के महत्व का एक्सप्लेनेशन मैं अभी बाद में करूँगा। क्या आप ये जानते हो, क्या आपकी जानकारी में है कि ग्रहों का दशा फल केवल उनकी स्थिति देखकर नहीं की जा सकती, बल्कि और भी फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं, जिसकी जानकारी केवल केपी से मिलती है। क्या दशा के द्वारा, दशा फल के द्वारा आप घटना का सही समय निकाल सकते हैं, या दशा फल कहते समय हमें किन किन तथ्यों पर, फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्या आप ये जानना चाहते हैं। केपी के द्वारा दशा फल करके, समय निकाल के दशा फल का घटना के, किसी भी घटना के समय को कैसे सुनिश्चित किया जाए, निर्धारित किया जाए, कैसे वो घटना घटित होगी, क्या इसकी जानकारी आप करना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे नवीन अनुभूत अकाट्य तथ्यों के द्वारा आज हम केपी के दशा फल सिद्धांत का रहस्य जानेंगे। आइए हम वीडियो पर चलते हैं। मित्रों, केपी की भी सबसे बड़ी खूबी, केपी ज्योतिष की भी खूबी यही है कि विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही घटना का समय निर्धारण किया जाता है। यद्यपि आप ज्योतिष जनक महर्षि पाराशर जी द्वारा रचित बृहद पाराशर होरा शास्त्र के बारे में जरूर जानते हैं। उसमें एक नहीं अनेक दशाओं का वर्णन है। विंशोत्तरी दशा तो है, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, भाव दशा आदि आदि अनेकों दशाएं, लेकिन उसमें भी सर्वशिरोमणि विंशोत्तरी दशा को ही माना गया है। और केपी में नवीनतम शोध खोज के द्वारा अनेक सूत्र सिद्धांत दिए गए, लेकिन विंशोत्तरी दशा को ज्यों का त्यों अपनाया गया। यही इसके सबसे बड़े वैज्ञानिक शोध और खोज का प्रमाण है। तो मित्रों, आज हम दशा फल का असली सिद्धांत क्या है, वो भी केपी के द्वारा इसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आज हम आपको सिखाएंगे, जानना बताएंगे कि कैसे केपी के इन सूत्रों, सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करके आप दशा फल का सटीक, दशा फल से सटीक भविष्य कथन कर सकते हैं, घटना का सटीक समय निकाल सकते हैं। अब तक प्रचलित परंपरा में ये जाने देखे होंगे कि ग्रह की स्थिति से किस राशि में है, ग्रह अपने ऊंच में है कि नीच में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अनेक बातों को देखा होगा। लेकिन केपी में उसके अलग ही कुछ सिद्धांत है, उसका नियम कुछ दूसरा है। उन्हीं फैक्ट से, उन्हीं तथ्यों से आज हम आपको अवगत कराएंगे और दशा फल से भविष्य कथन करने का
सटीक नियम, सूत्र और सिद्धांत भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो बगल में बेल का निशान आता है, घंटी का निशान, उसे ज़रूर प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और वीडियो देखने के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए जितने भी समय का, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। मित्रों, जबकि आज हम दशाफल सिद्धांत के रहस्य को उद्घाटित करते समय इसके पूर्व हमने तमाम वीडियो, अनेक वीडियो दिए हैं। उन वीडियो को भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी पॉइंट इसमें दे रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित वीडियो आपको पावन ज्योतिष प्रपात चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ हमने दिया के फिर लग्न आम्लिक कस्प चार्ट समझाने के लिए इसी चार्ट का हम प्रयोग करते हैं जो मेष लग्न से बना है। यहाँ कुछ हम ऐसे बिंदुओं और टॉपिक्स को, फैक्ट्स को दिए हैं जो दशाफल को कहने में आपका सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से सटीक भविष्यवाणी आप कर सकते। दशाफल केवल सीधे नहीं, किसी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह ऊंच का है, नीच का है, केंद्र है, त्रिकोण है, इसके द्वारा फल नहीं है। केपी ने जो महत्वपूर्ण सूत्र और नियम बताए हैं उसका पहला पॉइंट है केपी भाव समूह। प्रचलित परंपरा में ग्रह किस भाव या राशि में है उसको देख करके ही फल कहा जाता है, लेकिन यहाँ केपी में भाव समूह होता है। उदाहरण के लिए किसी एक दो घटनाओं का उदाहरण हम देंगे। जैसे आपको नौकरी की समस्या है तो नौकरी के लिए प्रमुख भाव तो छठवां होता है, लेकिन सहायक भाव होते हैं 2, 10 और 11, अर्थात 6, 2, 10 और 11। ये नौकरी के भाव समूह हैं। इसमें प्रमुख भाव छठवां है, 2, 10 और 11 सहायक भाव। संतान प्राप्ति के लिए प्रमुख भाव 5वां है और सहायक भाव 2 और 11 है। व्यवसाय के लिए प्रमुख भाव 10वां है, 7 और 11 है। कोर्ट केस के लिए 6, 10, 11 है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी 6, 10, 11 है। इस तरह से जब तक किसी घटना से शिक्षा के लिए 4, 9, 11 है। वाहन और भूमि, भवन, क्रय के लिए 4, 11, 12 है। इस तरह से हमने एक लिस्ट बना के भी वीडियो दिया है, उसको मेरे चैनल की वीडियो में सर्च कर लीजिए। यहाँ जो भी पॉइंट हमने दिया है इस पर बार बार चर्चा किया है, इस नाते उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। उसको आप वीडियो देखिएगा और मेरी वीडियो देख करके हमसे संवाद करके आप बहुत कुछ जान चुके हैं या सीख जाएंगे। पहला है भाव समूह, अर्थात भाव से ही नहीं, भाव समूह द्वारा फल कहिए। दूसरा विषय नक्षत्र सिद्धांत। केपी के नक्षत्र सिद्धांत पर भी हमने वीडियो दिया है। कोई ग्रह अपने द्वारा तो फल देता है, लेकिन उसका असली रिजल्ट उसका नक्षत्र बताता है। उस नक्षत्र सिद्धांत पर आधारित वीडियो आप देख लीजिएगा, सारा नियम मालूम हो जाएगा। उसके बाद है उप नक्षत्र रहस्य। अभी तक नक्षत्रों की तो कम बेश चर्चा थी, पहले भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन केपी नक्षत्र आधारित ज्योतिष है, नक्षत्र का फल ही सबला। अब इसके बाद उपनक्षत्र, नक्षत्रों को उपनक्षत्र में विभाजित करके 249 उपनक्षत्र 2700 नक्षत्रों में बनाए गए, तो उनका भी अध्ययन आवश्यक है। उपनक्षत्र आपके कस्पल सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं
कस्पल सबलाहट से आपके भाग्य में क्या लेके आए हो ये देखा जाता है इसी उपनक्षत्र। और ग्रह का जो उपनक्षत्र है वो उसके रिजल्ट की क्वालिटी तय करता है। तो उपनक्षत्रों पर भी कई वीडियो में दिया है, उसको जरूर देखिए। 4 स्टेप थ्योरी के बारे में मैंने बार बार कहा है कि ग्रह स्वयं के द्वारा तो सोर्स ऑफ रिजल्ट बताता है, मतलब फल का स्रोत अपने नक्षत्र के द्वारा असली रिजल्ट बताता है। उसका उपनक्षत्र उसकी क्वालिटी तय करता है और उपनक्षत्र का नक्षत्र उसके रिजल्ट को फाइनल कर देता है। तो ये 4 स्टेप थ्योरी भी हमने वीडियो दिया है, इसको देख लीजिएगा। सिग्निफिकेटर्स आपने केपी में पढ़ा होगा, केपी प्लैनेट्स से हर ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर है, इसको बार बार हमने अपने वीडियो में बताया है। उसको वीडियो देखकर सीख लीजिएगा। आप सिग्निफिकेटर के बारे में पर्याप्त जानते हैं, बहुत विस्तार की ज़रूरत नहीं है। 10 एंटेड प्लैनेट्स, 10 एंटेड प्लैनेट्स वो होते हैं जो जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह हो। स्वयं तो अपने नक्षत्र में हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके नक्षत्र में भी कोई ग्रह स्थित है तो यह ग्रह टेनेंटेड होते हैं। टेनेंटेड माने किरायादार, मतलब इनके घर में कोई किरायादार आ गया। और अनटेनेंटेड ग्रह होता है जो जिसके नक्षत्र में कोई ग्रह ना हो। अपने नक्षत्र में कोई ग्रह है तो अनटेनेंटेड हो जाएगा, लेकिन उसके नक्षत्र में कोई ग्रह होगा तो टेनेंटेड ही रहेगा। उसके बाद सक्रिय भाव, भावों के बारे में बताया है कि कस्प या भाव डिवीजन में जब भाव का नक्षत्र स्वामी उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी का भी नक्षत्रेश हो जाए, भाव का नक्षत्र और उप नक्षत्रेश का नक्षत्र दोनों एक हो जाए तो भाव सक्रिय हो जाता है। उस नक्षत्र स्वामी के दशा में बहुत ही अकूत सफलता मिलती है। और दशाफल विवेचन, दशाफल विवेचन इसी आधार पर ये जो नियम हमने सूत्र नियम बताए हैं इनके बारे में पूरी जानकारी करिए। यहाँ हम विस्तार से बताएंगे तो घंटों लग जाएगा। इससे संबंधित वीडियो तलाश करके जरूर आप देख लीजिए। 7-8 पॉइंट 8-10 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बड़ा सटीक वीडियो हमने दिया है। अब दशाफल में आपको ये देखना है कि पहली चीज़ तो ये देखिए कस्पल सिग्निफिकेटर का भाव का उप नक्षत्र स्वामी में अगर उस भाव संबंधित फल है अर्थात वो भाव समूह आए हैं, बार बार हमने चर्चा किया है। जैसे भाव समूह में नौकरी है, अगर भाव का उप नक्षत्र स्वामी छठे का 6, 10, 2, 11 में से किन्हीं या सभी भावों का कार्यजेश है तो नौकरी मिलेगी। अगर विरोधी भावों का कार्यजेश है तो नौकरी में अड़चने बाधाएं आएंगी। उसमें से एक आध भाव समूह में से भी आ गए, नौकरी तो मिलेगी, बड़ी कठिनाइयों के बाद मिलेगी। तो भाव समूह उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र के माध्यम से कोई चीज़ आई हो वही सबल फल मिलता है, उसमें विशेष ध्यान। अगर कस्पल सम्राट उस घटना को नहीं दिखा रहा है तो दशा में अच्छे भाव होते हुए भी वो घटना नहीं होती। अर्थात कस्पल सम्राट और दशा ग्रह के दशा में दोनों में तालमेल हो तभी उस कालखंड में वो घटना घटित होती है। तो दोनों का तालमेल आवश्यक है, हमने बताया है। इन सारे नक्षत्र सिद्धांतों को आप समझ गए होंगे या मेरा वीडियो देखकर समझ जाइएगा। देखिए दशा का फल, कोई ग्रह अपनी दशा में उन्हीं भावों का फल देगा जो उसके नक्षत्र के माध्यम, क्योंकि नक्षत्र का फल सबल हो।
और उपनक्षत्र के नक्षत्र में भी उन्हीं भाव समूहों में से एक दो भाव आया। मान लीजिए नक्षत्र के उपनक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रह के नक्षत्र में वो भाव हैं, तो फल उस दशा में मिलेगा, क्योंकि दशा का कालखंड सूर्य का 6 वर्ष तो शुक्र का 20 वर्ष, इस तरह से उस कालखंड में जिस ग्रह में उपनक्षत्र भी अपने नक्षत्र के माध्यम से सपोर्ट कर रहा है और जिस ग्रह के नक्षत्र में भी वो भाव समूह में से भाव आए हैं, तो उस अंतरदशा में वो कार्य होगा। और छोटा कालखंड के लिए प्रत्यंतर देखा जाए, प्रत्यंतर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का होता, उस कालखंड में नक्षत्र में और उपनक्षत्र में भी तो आया हो भाव समूह के भाव 1, 2, 3, लेकिन प्रमुख भाव जैसे संतान का भाव है तो 5, 2, 11 में से उपनक्षत्र प्रत्यंतर दशा में 5वां भाव जरूर आया हो। नौकरी का है तो प्रत्यंतर दशा में प्रमुख भाव 6वां जरूर। इस तरह से प्रत्यंतर खंड वही तय करिए जिसमें भाव समूहों के साथ प्रमुख भाव भी आया हो। इस तरह से दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का निर्धारण करके आप सूक्ष्म कालखंड निकाल सकते हैं, और दशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी जब एक दूसरे के राशि नक्षत्र और उपनक्षत्र में आ जाए किसी में, तभी वो घटना हफ्ता 10 दिन में होगी। और चंद्रमा भी जब इसी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के नक्षत्र में आ जाए जो सबल है, तो उसी दिन वो घटना हो। ये तो हमने नियम बार बार बताया है। फिर आपको एक बार रिपीट कर दूं कि नक्षत्र 4 स्टेप थ्योरी, ये तो नियम सर्वत्र लागू होता, हमेशा देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह टेनेंटेड ग्रह जो है उसमें तो यही नियम 4 स्टेप थ्योरी और नक्षत्र से लाभ सेम टू सेम लागू। लेकिन अगर कोई ग्रह अनटेनेंटेड है तो उसमें जो भाव समूह आए हैं स्वयं के द्वारा उसका भी फल होने, थोड़ा अनटेनेंटेड ग्रह सबल हो जाता है, क्योंकि अपने घर का मालिक स्वयं हो जाता है। उसके नक्षत्र में अगर कोई कमजोरी है और अनटेनेंटेड ग्रह स्वयं में भी वो भाव आए हैं तो उसकी पूर्ति वो कर देता है। तो अनटेनेंटेड ग्रह का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा फल देते हैं। ये नाते अनटेनेंटेड ग्रह का फल बहुत अधिक मिलता है। जिसकी कुंडली में 5-6 ग्रह अनटेनेंटेड हो गए, 4-5 ग्रह, उसको निश्चित रूप से बड़ा जल्दी सफलता मिलती है, आशातीत सफलताएं मिलती हैं, आकस्मिक सफलताएं मिलती हैं, जिसमें देख के वो चकित हो जाता है। तो अनटेनेंटेड का भी महत्व है। जो भाव सक्रिय है, अभी हमने बताया, उस सक्रिय भाव का फल अनायास मिलता है। उसके नक्षत्रेश में अगर वो भाव कम ही है, लेकिन वो नक्षत्र के माध्यम से अगर सक्रिय है वो भाव, तब भी वो फल बार बार मिलता है, अच्छा मिलता है। तो इस तरह से दशा फल में ये पॉइंट जरूर देख लीजिए जो हमने दिया है, और इस पॉइंट से संबंधित जो भी वीडियो इस टॉपिक से संबंधित, इसलिए हमने लिखा है कि भाव समूह, नक्षत्र सिद्धांत और नक्षत्र 4 स्टेप थ्योरी सिग्निफिकेंट, इसमें हमने कई वीडियो दिया। इसको एक बार ज़रूर आप देखिए, आपको बड़ा लाभ होगा। वीडियो लंबा ना हो, लेकिन आते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 4 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।